अब आजकल वो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, उससे लोग सवाल कर रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं मैंने ना कलम देखा ना कागज देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट उससे सवाल कर रहे हैं, बताओ कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था, इसका ज्ञान से क्या लेना देना है। मतलब मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं बंगाल की दशा, तो मैं कांप जाता हूं अंदर से। बस एक पल के लिए तुम सोचो, एक पल के लिए कि यूपी से प्रशासन गायब हो जाए। सिर्फ इमेजिन करके, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, प्रशासन गायब हो जाए, बस सोच के देखो, तबाही मच जाए, तबाही। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप सब हमारी तरह त्योहार के मौसम से बाहर आ गए होंगे। तो हम लोग आ गए हैं चौथे चैप्टर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। चौथा चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, यह है चौथा चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चौथा चैप्टर, नेसेसिटी। अब एक फॉर्मूला है बड़ा प्यारा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत प्यारा फॉर्मूला है। किसी भी चीज को अगर समझना हो, किसी भी चीज को, तो सूत्रों को पकड़ो, फॉर्मूलाज। नेसेसिटी, आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। जब भी तुम्हें कोई चीज दिखाई पड़े, नहीं, पता करो कि इसकी आवश्यकता क्या थी। इस पूरे चैप्टर को तुम इस सूत्र के आधार पर पढ़ सकते हो। सिर्फ यह सूत्र याद रखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पूरा चैप्टर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब 1765 से 1772 ये फर्स्ट फेज है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्स्ट फेज है। अब ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉरेनर्स, विदेशी हैं, एंड ट्रेडर्स। एक तो विदेशी, ऊपर से व्यापारी, लेकिन बन गए राजा, रूलर। तो इस फेज में, जो डुअल गवर्नमेंट का फेज था, यहां एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड ऑफ इंडियंस, वॉज इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस। समस्त प्रशासन भारतीयों के हाथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था, सिर्फ एक काम था, सुपरविजन, निरीक्षण, बस। सिर्फ एक काम, निरीक्षण। 1765 से 1772 ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भारत में पहला चरण है। और ईआईसी, फॉरेनर, विदेशी, ऊपर से व्यापारी, बन गए शासक। अब विदेशी और व्यापारी हैं, तो ना तो भारत की राजनीति के बारे में जानते हैं, ना यहां की कल्चर के बारे में, ना सोसाइटी के बारे में, ना इकोनॉमी के बारे में। रूल कैसे करेंगे? भाई तुमको गाड़ी चलानी, कार चलानी नहीं आती और तुमने स्टीयरिंग पर हाथ रख दी,
तो एक्सीडेंट सुनिश्चित है, किसी की जान ले लोगे और अपनी दे दोगे। तो इन लोगों ने बड़ा प्यारा नियम निकाला कि भाई आप, भारतीयों के हाथ में सारा प्रशासन एज इट इज, भारतीयों के हाथ में। कंपनी क्या करेगी? निरीक्षण, सुपरविजन। लेकिन नेसेसिटी क्या है? अगर हम इस आवश्यकता को पता कर लें तो ये जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होगा वो सब समझते चले जाएंगे। सब। आवश्यकता क्या है? नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की आवश्यकता की पूर्ति। इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के आवश्यकता की पूर्ति। मौर्यन रूल नहीं है, मुगल रूल नहीं है। मौर्यन रूल, मौर्य शासन का सिद्धांत क्या है? वेलफेयर। मुगल शासन का सिद्धांत क्या है? वेलफेयर। तो इनको जनता के हित की चिंता है, मुगल और मौर्य को। इनकी नेसेसिटी अलग है। साम्राज्य, मौर्यों के काल में भारत मौर्यों का उपनिवेश नहीं है, उनका राज्य है। मुगल के काल में भारत उनका उपनिवेश नहीं है, उनका स्टेट है। लेकिन यहां भारत ब्रिटेन की कॉलोनी है, उपनिवेश है। क्या करना है? एक्सप्लॉइटेशन करना है, शोषण करना है। और शोषण का आधार है भय। एक्सप्लॉइटेशन का आधार है फियर। किसी का भी शोषण करना है, किसी का भी, किसी का भी। शोषण का आधार है फियर। तो ब्रिटिश शासन जो भारत में है, अब इस शोषण करना है और उसका आधार फियर है। तो ब्रिटिश शासन के 3 पिलर थे। कौन कौन से? सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस। और इन तीनों का 2 उद्देश्य था। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड परपेचुएशन, स्थिरता। सिविल सर्विस, पुलिस और आर्मी। और इन तीनों का 2 उद्देश्य था, लॉ एंड ऑर्डर और परपेचुएशन। अनुशासन
विकास के लिए है। एक अलग टर्म है अनुशासन। अब शोषण और भय का जो अंतर संबंध है बहुत गहरा है। किसी का अगर डर खत्म हो गया तो तुम उसका शोषण नहीं कर सकते। मैंने कई बार कहा कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में एक जानवर ऐसा है जिसको आज तक इंसान टेम नहीं कर पाया, पालतू नहीं बना पाया, और उस जानवर का नाम है वोल्फ, भेड़िया। सबको बना लिया, शेर को बना लिया, गैंडे को बना लिया, हाथी को बना लिया। हाथी से तो काम लेता है पूरा। इतने बड़े हाथी पर 3 फीट का आदमी कूद के बैठ जाता है और काम लेता है। सबको टेम कर लिया। शेर को तो भूखा रखता है और सर्कस में काम कराता है शेरों से। इतना कमजोर कर देता है अंदर से, और उसके ऊपर से हंटर। लेकिन वोल्फ, और पालतू बनाने के लिए बच्चा से लाना पड़ता है। आप देखो, अगर आपके घर में पेट्स होंगे, डॉग्स होंगे, तो आप पेट जब भी लाओगे तो बच्चे की अवस्था में ही लाओगे, क्योंकि तभी ट्रेन कर पाओगे आप उसे। अगर आपने 3 साल का पेट ले लिया तो फिर आपके घर में मुसीबत हो जाएगी। फिर वही संस्कार वाली बात। और पेट अगर आपके पास है, आप छोटा सा डॉग लेकर आए और आप घुमाने ले गए और वो आपके आगे आगे चल रहा है, तो फिर वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपके आगे चलेगा। और जहां आगे आया आपने सड़क से स्टिक मार, आप आगे नहीं निकलने देंगे, तो फिर वो जब तक जिंदा रहेगा पीछे ही चलेगा। आपके ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए पेट पालना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग पेट पालते हैं और जब तक वो बच्चा होता है तब तक बहुत प्यार करते हैं। जैसे बड़ा हुआ बिगड़ा। आजकल इस चीज के बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। भेड़िए को भय नहीं है, उसका बच्चा किसी ने उठाया तो तबाही, और तब तक जब तक बच्चा वापस नहीं होगा। अब साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं को पूरा करना है, इंपीरियलिज्म। भारत की अर्थव्यवस्था किसकी गुलाम है? ब्रिटेन की। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किसके हितों की रक्षा करना है? ब्रिटेन की। तो शोषण होगा, तो लोग आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठाएंगे तो ये 3 पिलर काम करेंगे। पहला, सिविल सर्विस, जिसको स्टील फ्रेमवर्क कहा गया। और आज भारत में एक नशा है सिविल सर्विस परीक्षा देने का। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप में से जितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैं उस फील्ड में हूं तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप ना करें। लेकिन अगर आप करते हैं तो मेरा एक 5 पॉइंट काउंसलिंग प्रोग्राम है, 5 पॉइंट काउंसलिंग प्रोग्राम। आप उस 5 पॉइंट काउंसलिंग प्रोग्राम को जरूर करिए। उसका फॉर्म आने वाला है। जो भी आईएएस की तैयारी में आना चाहता है, उसका एक 5 पॉइंट काउंसलिंग प्रोग्राम है। 5 चीजें अगर आप कर सकते हैं तो आप इधर आइए, और अगर नहीं कर सकते तो कृपया करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब वो समय नहीं रहा जब आप आईएएस की तैयारी में आकर 5 साल, 6 साल, 7 साल, और नशे के लिए मत आइए कि आईएएस नहीं बनेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी, आईएएस नहीं बनेंगे तो दहेज नहीं मिलेगा, आईएएस नहीं बनेंगे तो समाज में इज्जत नहीं। ये सब पिछले 10 साल से खड़ा किया गया एक ऑरा है। बड़ी इंडस्ट्री है ना, बड़ी इंडस्ट्री है।
हां, आप एक बार पढ़ना चाहते हैं वो एकदम बिल्कुल अलग बात है। सिविल सर्विस को नशा मत बनाइए। यह मत सोचिए कि सिविल सर्विस में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस देश में मेरा जीवन बेकार है। आज के इस पूंजीवादी युग में इतने सारे रास्ते हैं और 20 से 30 सबसे सही समय होता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का। न्यूनतम सामाजिक दबाव, उच्चतम ऊर्जा, यह बहुत प्यारा सिद्धांत है। 20 साल से 30 साल का जो समय है, यह समय जानते हैं, निम्नतम, मिनिमम सोशल प्रेशर, मिनिमम सोशल प्रेशर और हाई एनर्जी लेवल। और जैसे ही आप 30 से 40 वाले फेस में एंटर करते हैं, इंक्रीज इन सोशल प्रेशर, लो एनर्जी लेवल। तो मेरा एक सेशन है, काउंसलिंग सेशन, 5 सूत्रीय काउंसलिंग सेशन। जो भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उस काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, फॉर्म आ जाएगा थर्सडे से संडे के बीच में। आप फॉर्म भर लीजिए, उस पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं अपने आप को उलझाने की। और सिर्फ 2 अटेम्प्ट दीजिए बस। उसके बाद मतलब मैक्सिमम एक अटेम्प्ट फुल फ्लेजेडली, पूरी तरह सीरियस, कोई काम नहीं उस बीच में। और अगर आपकी परिस्थिति गंवारा करती है तो दूसरा, नहीं तो फिर तुरंत दुनियावी काम में आ जाइए। सेकंड ऑप्शन को तुरंत पकड़ लीजिए। सिविल सर्विस, इसको कहा गया स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। क्यों? पॉलिसी मेकिंग बॉडी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? समझ की, विजडम की। अब सब चिल्ला रहे हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बनना है, भारत को विश्व गुरु बनना है। ऐसे बनेगा? विश्व गुरु, विश्व गुरु भारत, पहले विश्व निर्यातक तो बन जाए। अभी इस देश को सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? टेक्नोलॉजी पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। आईएएस की तैयारी जो लोग करते हैं ना, उसको बहुत लोग सोचते हैं बहुत पढ़ना है। अरे नेचर ऑफ द जॉब जान लो। – 1950 में भारत की जीडीपी के सोर्स, 1950 में भारत का जीडीपी, 1991 में, 2024 में और 2047 कहां थे, कहां पहुंचे, कहां हैं, कहां जाना है? कहां थे, कहां से शुरू किया था, कहां पहुंचे? कहां हैं और कहां जाना है?
अब इस बात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम का जो चैप्टर उसे तैयार करना पड़ेगा। नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसे तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर को तैयार करने से कुछ नहीं होगा। तैयार करने के बाद इस चैप्टर का डाटा बनाना पड़ेगा। ये जो डाटा बनाओगे आप, ये प्रिपरेशन है, ये पढ़ना प्रिपरेशन नहीं है। इसी चक्रव्यूह में 90% लोग फंस जाते हैं कि यार पढ़ बहुत रहे हैं, क्या फायदा। 1950 जीडीपी ऑफ इंडिया, 1950, 1991 एक यात्रा शुरू हुई, 2024, 2047 विश्व गुरु बनना है। बढ़िया है, अच्छा है। पहले विश्व निर्यातक बनना है, वर्ल्ड एक्सपोर्टर। वर्ल्ड एक्सपोर्टर बनने के लिए इन सब पर काम करना पड़ेगा। हमारा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने कहां जा रहा है? हंगरी। हमारा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहां जा रहा है? चाइना। हमारा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहां जा रहा है? रशिया। पॉलिसी मेकर्स, सिविल सर्वेंट्स आर पॉलिसी मेकर। हर विषय की अवधारणागत समझ विकसित करनी है, यही इस एग्जाम की जरूरत है। हर विषय की अवधारणागत समझ, लिख लो, ये टैग लाइन है इस तैयारी की। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड देन अप्लाइड पार्ट ऑफ इट। हाँ? तो मॉडर्न सिविल सर्विस शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड? फिर वही वाला सिद्धांत, सीसीएस, कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, ये सेवा शुरू किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू की? 1765 में। क्यों शुरू की? नेसेसिटी। कौन सी नेसेसिटी? 1765 कंपनी बिकम्स रूलर ऑफ बंगाल। अब कंपनी क्या बन गई? शासक, रूलर। तो अब कंपनी के हितों की पॉलिसी तो कंपनी के अधिकारी बनाएंगे ना। 1765 से पहले जो अधिकारी हैं, बिफोर 1765 के जो अधिकारी हैं, वो तो बंगाल के हितों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अब 1765 में चूंकि कंपनी राजा बन गई है, ईआईसी, तो वो पूर्व के अधिकारियों पर रिलाई नहीं कर सकती। समझो इस बात को। 1765 के पहले जो अधिकारी हैं वो बंगाल के हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाएंगे। लेकिन 1765 से बंगाल का रूलर कौन? ईआईसी। अब ईआईसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, तो जब ईआईसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है तो ईआईसी ही अपने अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।
तो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस की शुरुआत हुई। जैसे स्टेट पैदा होगा वैसे ही सिविल सेवक भी पैदा होगा। एग्जाम्पल, लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड कोई सिविल सेवक नहीं। क्यों? नो स्टेट, नो सिविल सर्वेंट्स। देखो, ऋग्वैदिक पीरियड ना राज्य ना सिविल सेवक, जरूरत ही नहीं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड, बर्थ ऑफ स्टेट and birth of civil servants, 12 ratnins, ratnins, 12. Buddha period, महाजनपद, बिगर स्टेट। तो एनहांसमेंट ऑफ सिविल सर्विस, अमात्य। मौर्यन पीरियड, स्टेट टर्न्स इनटू एम्पायर, साम्राज्य। तो पीक ऑफ सिविल सर्विसेज, थ्री टाइप्स, तीर्थास, द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट्स, अध्यक्षास, युक्तास। तो कितना गहरा संबंध है राज्य और सिविल सर्विस का। बॉस, यही डेवलप करना है तुमको। मैं 1000 बार कह चुका हूं, तैयारी मतलब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के द्वारा समझ का विकास। अवध ओझा क्लासेस एक प्रोग्राम शुरू कर रही है, नो कॉन्फिडेंस नो फीस। आप सबका स्वागत है। नो कॉन्फिडेंस नो फीस। और जो भी किसी कोचिंग से पढ़ चुके हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हुआ है, उनको स्पेशल डिस्काउंट पर पढ़ाएंगे। आप सबका स्वागत है अवध ओझा क्लासेस में। नो कॉन्फिडेंस नो फीस। आओ। और मिनिमम फीस है, इस वक्त दिल्ली में मिनिमम फीस है। और एक हफ्ते हमारे साथ पढ़ो, 1 वीक, और तुमको लगा कि नहीं यार कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नया डेवलप नहीं हो रहा है, जाओ। जाओ। ये नहीं कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद ओआरएन में टहल रहे। कहीं किससे? तीन साल, 4 साल, 5 साल से लोग टहल रहे हैं। क्या कहें? देखो, सिविल सर्विस का राज्य से संबंध, ये देखो, अब कंपनी के हितों को बढ़ाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकारी नियुक्ति करेगी। तो कौन से अधिकारी नियुक्त हुए? कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, प्रतिज्ञाबद्ध असैनिक अधिकारी। किस चीज की प्रतिज्ञा? कि अब आप ट्रेड में पार्ट नहीं करोगे, पर्सनल ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड, अब ये सब काम आप नहीं करोगे, आप सिविल सेवक हो। लेकिन 1765 से जो ओपन प्लंडर जारी था, उस पर सब लूट रहे थे, क्या देसी क्या विदेशी, सब। मतलब मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं बंगाल की दशा।
तो मैं कांप जाता हूं अंदर से। बस एक पल के लिए तुम सोचो, एक पल के लिए, सॉरी, एक पल के लिए सोचो कि यूपी से प्रशासन गायब हो जाए। सिर्फ इमेजिन करके, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, प्रशासन गायब हो जाए, बस सोच के देखो। तबाही मच जाए, तबाही। अब आवश्यकता थी तो सिविल सर्वेंट्स पैदा हो गया, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज किसको कहा गया? कॉर्नवालिस को। क्यों? सिविल सर्विस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथकता के सिद्धांत पर आधारित सिविल सेवा का गठन। शक्ति का पृथकता, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित सिविल सेवा का गठन। कलेक्टर क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी, और एसपी लॉ एंड ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू, राजस्व, डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी, एसपी लॉ एंड ऑर्डर। प्लस इनमें करप्शन रोकने के लिए सैलरी 1500 कॉर्नवालिस ने की ऑन 1% कमीशन। करप्शन रोकने के लिए सैलरी 1500 पर मंथ और 1% कमीशन। अब सवाल यह उठा कि इन सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन कैसे होता था? मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोनोपोली ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एकाधिकार। तो जिसको खुश करना होता था, अब ब्रिटेन के किसी सांसद और मंत्री को खुश करना है तो उसके बेटे, बेटी, रिश्तेदार, किसी ने फोन कर दिया कि वॉरेन, हाँ भैया, अरे देख लेना यार, ये गुड्डू ने बड़ा बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई किया है, देख लेना जरा इसका एक कुछ देख लेना। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, देख लेंगे। लेटरल एंट्री करा दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मोनोपोली ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बट 1784 से दो मालिक हो गए भारत के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डिस्कस कर चुके हैं। 1784 से दो बॉस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा तो नौकर तो मालिक की भाषा ही बोलेगा ना। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। यह बात इनको बड़ी खलती थी।
भाई नौकर तो मालिक की भाषा ही बोलेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मोनोपोली थी सिविल सर्वेंटों की नियुक्ति। तो जो सिविल सर्वेंट्स भारत आते थे ये ज्यादातर कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते थे। इस बात का दर्द था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो 1833 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा कि टैलेंट विल बी द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, योग्यता के आधार पर चयन होगा। ठीक है, अच्छी बात है, पर योग्यता डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो मलाई अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रही, टैलेंट तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यही डिसाइड करेंगे योग्यता। मामला बच गया, मामला अभी भी फंसा हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नियुक्ति कर रहे हैं। तो फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने कहा एग्जामिनेशन, और यहीं से आईएएस में परीक्षा की शुरुआत हुई। यहीं से सिविल सर्विस में परीक्षा की शुरुआत हुई। लेकिन परीक्षा कहां होगी? इंग्लैंड में। हॉर्स राइडिंग कंपलसरी, लैटिन कंपलसरी, हॉर्स राइडिंग कंपलसरी, लैटिन कंपलसरी। यहां इंग्लिश हम लोग कायदे से बोल नहीं पाते, इंग्लिश बोलते हैं। एग्जामिनेशन इंग्लैंड में, लैटिन कंपलसरी, हॉर्स राइडिंग कंपलसरी। हम हीरो होंडा स्प्लेंडर चलाने वाले लोग, घोड़ा कहां का जानवर है? सेंट्रल मिडिल ईस्ट का, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया का। 7 फुट के लोग हैं, घोड़ा बैठेंगे, और घोड़ा हो तो कोई भी चला ले। और घोड़ा लग्जरी, आज बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सब लग्जरी नहीं है, आज भी घोड़ा लग्जरी है। बीएमडब्ल्यू खरीद के खड़ी कर दो, ना चलाओ, लेकिन घोड़ा खरीद के खड़ा नहीं कर सकते। एक से एक अरबी नस्ल के घोड़े, 5 करोड़, 6 करोड़, 15 करोड़। मर्सिडीज खरीद लेना आसान है, घोड़ा खरीद करके मेंटेन करना आसान नहीं है। आज भी, तो आज भी घोड़ा लग्जरी है। और तब 19वीं सेंचुरी का भारत, अगला जो इसका फीचर था, एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ऑल द हायर पोस्ट। ऑल, ये तो 1784 से ही शुरू हो गया था, एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस। कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था, सॉरी, कॉर्नवालिस ने एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ऑल द हायर पोस्ट इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। अब जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो कहते हैं, साहब, इंडियंस वेर अनअवेयर अबाउट दिस मॉडर्न स्ट्रक्चर। बोला साहब, इंडियंस नहीं जानते थे ये सब, कौन समझाता उनको बैठ के, इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो जो यूरोपियन हिस्टोरियन है, स्पेशली ब्रिटिश हिस्टोरियन, वो कहता साहब भारतीय तो ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझते ही नहीं थे। तो जब वो समझते नहीं थे तो हम उन्हें अपॉइंट कैसे कर सकते थे? ये इंपीरियल एस्पेक्ट है। नेशनलिस्ट एस्पेक्ट ये कहता है कि नहीं साहब,
शोषण करना था, एक्सप्लॉइटेशन। जिसका घर लूटना है उसको चौकीदार कैसे बना सकते हैं? जिसका भी घर लूटना है उसको चौकीदार कैसे बना सकते हैं? पॉलिसी मेकर है ना ये, दे आर पॉलिसी मेकर्स। और ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटेन। तो भारतीयों को कैसे बना सकते हैं? एक्सप्लॉइटेशन वॉज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। कॉर्नवालिस कहता है कि ऑल द नेटिव्स ऑफ हिंदुस्तान आर करप्ट एंड योर नेटिव्स। उसी करप्शन को दूर करने के लिए तो तुमने सैलरी बढ़ाई, कमीशन देना शुरू किया, तो जो काम तुम ब्रिटिश लोगों के लिए कर सकते थे वो भारतीयों के लिए कर सकते थे। लेकिन ये थी मेन वजह। इसी को कहते हैं दृष्टिकोण। जो आप लोग नाराज हो जाते हो, आजकल का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अब आजकल वो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, उससे लोग सवाल कर रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं मैंने ना कलम देखा ना कागज देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट उससे सवाल कर रहे हैं, बताओ कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था? इसका ज्ञान से क्या लेना देना है? हमारे महाराज हैं, महाराज अड़गड़ानंद, कहते हैं बस दो शब्द जानते हैं, एक रा और एक मां। ये इसी को दुनिया में कहते हैं, ये बहुत प्यारी चीज होती है अगर आप लोग डेवलप कर लें। हालांकि इतना आसान नहीं होता। दृष्टिकोण। अब फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है भारत में, तो बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि साहब हम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। नॉन बीजेपी पार्टियां क्या कह रही हैं कि देश को निकम्मा बना, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, खाना खरीद लेंगे। दृष्टिकोण। तुम चीजें किसकी नजर से देख रहे हो? जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। और इसी सिविल सर्विस को लेकर नेशनल जो मूवमेंट था उसका सबसे बड़ा मुद्दा था सिविल सर्विस, कि भारतीयों को भी एंट्री कराओ। नेशनल मूवमेंट में इकोनॉमी और सारे मुद्दों के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो था सिविल सर्विस, इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज। सिविल सर्विस। अरे यार,
आर्मी। अब आर्मी ने भारत पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई। इंटरनल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभाई और एशिया और अफ्रीका के एक्सपेडिशंस में भूमिका निभाई। तीन काम किए आर्मी ने। एक, भारत पर कब्जा कराया, इंटरनल स्टेबिलिटी, और एशिया और अफ्रीका का जो एक्सपेडिशन हुआ उसमें। ये तीन महत्वपूर्ण भूमिका आर्मी ने निभाई। इस आर्मी में सबसे ज्यादा इंडियंस, फिर यूरोपियंस। अब एक डाटा दिया हुआ है आर्मी का। आर्मी का एक डाटा दिया हुआ है कि 3,11,400 की आर्मी थी कंपनी की। एटीन 1857 में 3,11,400 की आर्मी थी, जिसमें 2,65,900 इंडियंस। तीन लाख 11,400, 3,11,400 की आर्मी 1857 में, जिसमें 2,65,900 और बाकी यूरोपियंस। शुद्ध इंडियन आर्मी, शुद्ध इंडियंस की आर्मी। आश्चर्य नहीं होता कि यार भारतीयों ने भारत पे कब्जा करवा दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव देखना। जिसकी दृष्टि सुधर जाए उसकी सृष्टि सुधर जाएगी। सारा जीवन, सारा जीवन हिंदुओं ने बड़े क्रांतिकारी काम किए। उसमें एक भगवान शिव की जो प्रतिमा उन्होंने बनाई है, ओह, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो एक भगवान शंकर की बड़ी सी प्रतिमा, बड़ा सा फोटोग्राफ आप अपने पढ़ने के टेबल पे लगाइए। आपकी इच्छा अनुसार, मेरे कहने से मत लगाइए, आपकी इच्छा अनुसार। और वो वाली लगाइए जिसमें वो स्पेशली तीसरी आंख है। अगर भगवत्ता को उपलब्ध होना चाहते हो तो इस आंख को खोलना पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इन दो आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। चर्चा करेंगे गीता के प्रोग्राम पे। एक संडे गलती हो गई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे सबसे, कि पहला एपिसोड चला गया 49 की जगह पे। चलिए कोई बात नहीं, संडे को चला जाएगा 49 एपिसोड। संडे को 49 एपिसोड चला जाएगा। गीता के बिना तो जीवन। कोशिश करिए, कोशिश करिए शिव जी की वो वाली प्रतिमा, वो वाली फोटो, बड़ी सी फोटो। ये आंख खुली का मतलब जानते क्या? विजन डेवलप शुरू होना, विवेक पैदा होना। अब तुम्हारे लिए अदनान मलिक मुंबई में सेंटर खोले, कल कोई लड़का लाहौर से बैठ के पढ़ रहा हो, कहे लाहौर से खोल लो, फिर ऑनलाइन पढ़ो। साल में 2 बार चले आना, साल में 2 बार चले आना, 10-10 दिन की क्लास कर लेना।
ऑनलाइन पढ़ो, तो मैं सबको बोलता हूं ऑनलाइन पढ़ो। देख रहे हो कितना पोल्यूशन है इस वक्त दिल्ली में। तो सवाल यह उठा कि 3,11,400 की आर्मी में 2,65,900 इंडियंस, क्यों? दो काम किया इन लोगों ने। पहला काम, किसी भी भारतीय को सूबेदार से ऊपर के पोस्ट पर जाने ही नहीं दिया। कमांड की जो पोजीशन है वो सिर्फ यूरोपियंस के हाथ में। ऑफिसर लॉ भी ओनली यूरोपियंस। ऑफिसर लॉ भी ओनली यूरोपियंस, सोल्जर्स ओनली इंडियंस। बहुत अगर किसी से खुश हुए तो उसको सूबेदार तक जाने दिया, बस उसके बाद जाने ही नहीं दिया। बहुत खुश हुए, बहुत मस्त हुए तो सूबेदार, उससे ऊपर जाने ही नहीं दिया। और अब सीओ से ऊपर सारे अधिकारी यूरोपियंस और कांस्टेबल सारा इंडियन। ये काम उन्होंने हर जगह किया। उन्होंने कहा अफसर तबका अपने हाथ में रखो, जो कमांडिंग तबका वो अपने हाथ में रखो, और जो क्रियात्मक तबका है उसको भारतीयों को दे दो। पहली बात। दूसरी बात, नेशनलिज्म था नहीं, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म होता भी तो क्या बिगड़ जाता। आज देखो 2024 का भारत, आज देख लो। अब तो मुझे एकदम क्लियर हो गया कि भारत पर कब्जा करना बहुत आसान है। आज भारत में कोई भारतीय बचा है? अब भारत में कोई भारतीय नहीं है। अब भारत में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ब्राह्मण हैं। सोचो यार, 80% के आसपास लिटरेसी रेट के भारत का यह हाल है, और जहां 95% इलिटरेट थे और नेशन था ही नहीं, आज 80% लिटरेट हैं और भारत एक राष्ट्र है, तब यह हाल है। तो उस वक्त जब मराठी लड़ता था अवध के सिपाही सोल्जर से, तो यह नहीं सोचता था कि हम एक वतन के लोग हैं। और दूसरी बात कि भारत के लोगों में एक सिद्धांत था, लॉयल्टी टू द सॉल्ट, कि जिसका नमक खाए हैं उसके नमक का हक अदा करेंगे। नमक हलाली, चीनी हलाली तुमने नहीं सुना होगा, नमक हलाली। सॉल्ट वॉज अ लग्जरी आइटम। एंड सॉल्ट इज अ मेडिसिन। लो बीपी के पेशेंट के लिए दवा का काम करता है। यह था आर्मी का स्ट्रक्चर।